बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यह है आपका कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशंस और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर मंशूर अहमद। आज इस कोर्स का 9वां लेक्चर है। तो हस्बे मामूल हम देखते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या कुछ पढ़ा था। जी, तो पिछले लेक्चर की समरी रिकॉल हो रही है। हमने उसमें देखा कि हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, फिर उसमें होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, कि अगर जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट साइड पे जी एफ एक्स टर्म है वो मौजूद हो तो हम कहते हैं नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अगर जी एक्स जीरो हो तो हम कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो एक और चीज कि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, यानी जो डेरिवेटिव टर्म्स हैं या डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसके साथ जो टर्म्स लिखी होती है उन्हें कोफिशिएंट्स बोलते हैं। अब ये फंक्शंस ऑफ एक्स भी हो सकते हैं और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो हम पहले फेज में द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो फिर दूसरे मरले में या इसमें नेक्स्ट फेज जो होगा उसमें हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस और हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोफिशिएंट पढ़ेंगे। इसके बाद हमने हायर ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स पे बात की कि उनकी शक्ल कैसी होगी और उसमें कितनी कंडीशंस होंगी और वो किस तरह की होंगी। फिर उनके सॉल्यूशन के बारे में बात की और फिर हमने देखा कि उसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा और कब यूनिक होगा। उसकी कुछ कंडीशंस थी कि एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम के नाम से हमने ये थ्योरम पढ़ा। फिर हमने देखा जी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है। तो बाउंड्री वैल्यू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में ये होता है कि जो कंडीशंस ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिंगल पॉइंट पे स्पेसिफाई होती हैं, व्हाइल द कंडीशंस ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इन द केस ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम वो एक से ज्यादा पॉइंट्स पे स्पेसिफाई होती हैं। इसी तरह फिर हमने इस पिछले लेक्चर के आखिर में लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट फंक्शंस पढ़ा कि फंक्शंस कब लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं और कब लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। फिर उनकी डिपेंडेंस ऑन लीनियरली इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए हमने एक रॉन्स्कियन का कंसेप्ट देखा कि रॉन्स्कियन क्या होता है, पहले ये देखा। फिर अगर वो रॉन्स्कियन जो है बेसिकली वो डिटर्मिनेंट होती है, अगर वो डिटर्मिनेंट या रॉन्स्कियन जो है वो जीरो आ जाए तो हम कहते हैं जी लीनियरली डिपेंडेंट हैं, और अगर वो रॉन्स्कियन नॉन जीरो हो तो हम कहते हैं जी कि जो फंक्शंस हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो ये चंद बातें जो मैंने आपके सामने बताई ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी। आज के लेक्चर में देखते हैं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी, आज भी बेसिकली हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। आज भी बेसिकली ये लेक्चर भी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे ही बात करेगा। इसमें हम इस लेक्चर में भी हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे ही बात करेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, और फिर उसमें आखिर में जो है हम सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट ये भी हम सीखेंगे। तो देखते हैं जी हमारी पहले डेफिनेशन क्या है। ये हम पहले भी देख चुके कि अ लीनियर nth ऑर्डर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस इज कॉल्ड द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कल बात हुई थी या पिछले लेक्चर में बात हुई थी नॉन होमोजीनियस होमोजीनियस की बात। तो इसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं नॉन होमोजीनियस है अगर राइट साइड पे जीरो की बजाय कोई फंक्शन हो। ओके जी, अब फॉर द सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वी फर्स्ट सॉल्व द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब याद रखें कि जब हम नॉन होमोजीनियस हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा हमें, तो हमें पहले फेज में क्या करना है कि उसका होमोजीनियस पार्ट सॉल्व करेंगे।
So first we learn how to solve the homogeneous differential equation. Or we can say what is the solution of the homogeneous differential equation. A function y is equal to f of x that satisfies the associated homogeneous equation is called the solution of the differential equation. बिल्कुल सादा बात है. सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. तो लिहाजा ऐसा फंक्शन जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसको हम क्या कहेंगे कि वो सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का. ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर द होमोजीनियस इक्वेशन. क्या होता है? अगर हमारे पास y1, y2, yk ये सॉल्यूशंस हैं, यानी एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हैं किसी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के, on an interval I, then the linear combination y is equal to, यानी वो जितने सॉल्यूशन हैं, हमने कह रहे हैं कि y1, y2, yk किसी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं. अगर उन सबको एक लीनियर कॉम्बिनेशन की सूरत में लिख दी, मैंने पिछले लेक्चर में आपके सामने ये बात रखी थी कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, कि कांस्टेंट लें, उसको मल्टीप्लाई करें पहला फंक्शन, फिर प्लस कोई सेकंड कांस्टेंट दूसरे फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दें उससे, फिर प्लस इसी तरह हम कहते हैं जी kth फंक्शन लें, उसको किसी कांस्टेंट को से मल्टीप्लाई करें, इन सबको ऐड करें, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन होगा किन का? उन फंक्शंस का, y1, y2, yk का. ये सारे फंक्शंस क्या हैं? सॉल्यूशंस हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के. तो जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है ये भी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इस लीनियर कॉम्बिनेशन को हमने किसके इक्वल कहा? y को. तो y भी सॉल्यूशन होगा होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का. इसे कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. गोया यहां पे जो ci हैं, जो c1, c2, c3 up to ck, these all are arbitrary constants. तो इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बारे में आप पहले भी जानते हैं. कुछ रिमार्क्स हैं जी, देखते हैं. एक कांस्टेंट मल्टीपल y is equal to c1y of a solution y1 of a homogeneous differential equation is also a solution. क्या बात मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर y1 सॉल्यूशन है किसी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसका कोई कांस्टेंट मल्टीपल भी सॉल्यूशन होगा, c into y1, ये भी सॉल्यूशन होगा. नेक्स्ट, a homogeneous linear differential equation always possesses the trivial solution y is equal to 0. किसी homogeneous linear differential equation का y is equal to 0 हमेशा solution होता है, जिसे trivial solution कहते हैं. The superposition principle, important note है, the superposition principle is valid for linear differential equations and it does not hold in case of the non-linear differential equations. ओके, हम देखते हैं अब. नेक्स्ट हमारे पास पहली एग्जांपल है कि हम कहते हैं जी कि y1 is equal to x square and y2 and y1 is equal to x square log of x. It should be y2. y1 is equal to x square and y2 is equal to x square log of x are both solutions of the homogeneous differential equation x square y triple dash minus 2xy dash plus 4y is equal to 0 on 0 to infinity interval. Then by superposition principle, अब क्या है जी, ये पहला solution into some constant c1 plus second solution c2 into x square log of x is also a solution of the differential equation. क्या मतलब कि हमने ये जो दो सॉल्यूशंस थे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिए, तो लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है. लिहाजा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की मदद से हम कहेंगे कि ये जो y इज इक्वल टू c1x स्क्वायर प्लस c2x स्क्वायर log ऑफ x है, ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है.
अब हम कह रहे हैं जी नेक्स्ट एग्जांपल में y1 is equal to ex, y2 is equal to e2x, y3 is equal to e3x. These are actually three solutions of this differential equation, which is the homogeneous differential equation on this interval minus infinity to infinity. This is the whole real line. Okay, these are all solutions of the given differential equation. Oh, now we suppose that y is equal to, हम इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे, तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की मदद से हमने ये बात की। अब इसको वेरीफाई कर रहे हैं जी। देखिए dy बाई डी एक्स क्या होगा, d2y बाई डी एक्स ये होगा, सिंपल डेरिवेटिव है, e रेज़ पावर x इन्वॉल्व है तो e पावर x का तो e पावर x होता है, e पावर 2x का क्या होगा, 2 शुरू में मल्टीप्लाई होगा, e पावर 2x ही रहता है, फिर यहाँ चूंकि 3x इन्वॉल्व है लिहाजा 3 मल्टीप्लाई हुआ 3c3 e पावर 3x हो गया। इसी तरह से हमारे पास ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया और ये थर्ड डेरिवेटिव आ गया। अब ये तीनों वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट की, कौन सी, dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स और d3y बाई एंड y, इसमें लेफ्ट साइड में सब्स्टिट्यूट कर दी। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें राइट साइड पे ये 0 मिल गया। इसका मतलब है हमने वेरीफाई कर दिया कि वाकयातन ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है या बाय सुपर पोजिशन प्रिंसिपल y इज इक्वल टू c1 e पावर x प्लस c2 e पावर 2x प्लस c3 e पावर 3x बी सोल्यूशन है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसके ये तीनों इंडिविजुअली सॉल्यूशंस थे, ये तीन। अब लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, अब हम याद रहे कि बात कर रहे हैं किसकी, सिर्फ अभी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है, उसके सॉल्यूशंस पे बात कर रहे हैं। तो लेट y1 y2 yn be the solutions of a homogeneous linear nth order differential equation. Okay, ये है वो nth order homogeneous differential on an interval I. Then the set of solutions is linearly independent on I if and only if Wronskian is not equal to 0. Wronskian of these functions y1, y2, yn is non-zero for every x in the interval. तो पिछले लेक्चर में हम ये बात पढ़ चुके कि नंबर ऑफ n फंक्शंस हो, फंक्शंस n हो, उनका Wronskian अगर नॉन जीरो हो तो हम कहते हैं फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। यहां हम सॉल्यूशंस की बात हो रही है कि अगर हमारे पास y1, y2, yn जो है वो क्या है, सॉल्यूशंस हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे अगर उनका Wronskian जो है वो नॉन जीरो हो। In other words, the solutions y1, y2, yn are linearly independent if and only if Wronskian linearly dependent. Linearly dependent if and only if Wronskian is equal to 0. कि अगर नॉन जीरो हो तो इंडिपेंडेंट, जीरो हो तो डिपेंडेंट। ओके, एग्जांपल देखते हैं जी। फॉर एग्जांपल वी कंसीडर अ सेकंड ऑर्डर homogeneous linear differential equation, this a2 d2 y by dx square plus a1 dy by dx minus a naught y is equal to 0. And suppose that y1 y2 are the two solutions on interval I. हम assume कर रहे हैं कि इस differential equation के दो solutions है y1 और y2. Then either, अब एक सूरत ये है कि उसका Wronskian जो है वो 0 हो या उनका Wronskian नॉन जीरो हो। Well, to verify, पहले हमने ना क्या किया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा है, वो जो a1 a2 a1x था ना उसको डिवाइड किया। ये हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की सूरत में भी इस तरह की बात की कि हम कोफिशिएंट जो है dy बाई dx का हम डिवाइड कर देते थे, तो यहाँ भी हम जो कोफिशिएंट है d2y बाई dx स्क्वायर का उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास असल में ये फॉर्म बनी थी d2y बाई dx स्क्वायर प्लस a2x ओवर a1x इंटू dy बाई dx प्लस a3x ओवर a1x इंटू y इज इक्वल टू 0। तो इसको कह दिया गया है कि दिस इज p
और इसको कहा गया है दिस इज Q। तो ये हमारे पास अब नई फॉर्म है इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। नाउ रॉन्स्कियन कैलकुलेट कर रहे हैं जी। चूंकि हमने कहा y1 y2 जो हैं वो सॉल्यूशंस हैं, तो हम इनका रॉन्स्कियन चेक करें। तो आपको पता है कि रॉन्स्कियन जो है वो किस तरह करते हैं, पहली रो जो होती है डिटर्मिनेंट की वो फंक्शंस होते हैं, अगली रो जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव होते हैं उन फंक्शंस के। अगर ये 3 फंक्शन होते हैं तो ये 3/3 का डिटर्मिनेंट होता, अगर ये 4 फंक्शंस होते हैं तो ये 4/4 का डिटर्मिनेंट होता। अब आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन कीजिए तो यू विल गेट y1 y2 डैश माइनस y1 डैश इंटू y2। अब हम ये करते हैं रॉन्स्कियन को, यानी इस टर्म को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, कैसे होगा जी, dy बाय dx, dy बाय dx इज इक्वल टू y1 y2 डबल डैश माइनस y1 डबल डैश इंटू y2। क्या हुआ है जी, यहां हम देख लेते हैं। असल में ना यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा राइट साइड पे और बीच में कुछ टर्में कैंसिल हुई हैं। मैं आपके लिए इसे राइट साइड को सिर्फ डिफरेंशिएट करता हूं। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा ना तो पहली टर्म सेम रखी और y2 डैश का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, दैट वुड बी y2 डबल डैश प्लस। अब क्या होगा जी, अब हमने y2 डैश को सेम रखना है और y1 डैश का डेरिवेटिव, तो y1 डैश इंटू y2 डैश, अब माइनस y1 डैश, अब पहले मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं y2 डैश। ठीक, चूंकि यहां माइनस है तो प्लस की बजाय यहां माइनस आएगा y1, अब इसका डेरिवेटिव होगा y1 डैश का, तो दैट वुड बिकम y1 डबल डैश एंड दिस वुड बी y2। आप अब देख लीजिए कि ये जो टर्म है ये भी कैंसिल आउट होगी दोनों, तो हमें ये टर्म मिल गई y1 y2 डबल डैश माइनस y1 डबल डैश इंटू y2। ओके, सिंस हम जानते हैं, हमने अज्यूम किया हुआ है कि y1 एंड y2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, फिर क्या होता है जी कि देयरफॉर ये जो y1 और y2 हैं दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, लिहाजा हम लिख सकते हैं y1 डबल डैश प्लस p, यानी गोया y1 और y2 हमने इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिए। ये अगर ये सॉल्यूशन है तो इसको यकीनन सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से हमें ये दो इक्वेशंस मिल गई, y1 डबल डैश प्लस p y1 डैश प्लस q y1, और इसी तरह y2 भी चूंकि सोल्यूशन है लिहाजा ये इक्वेशन मिल जाएगी। मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय y2 एंड सेकंड बाय y1, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए y2 से और इसको y1 से, हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी y1 डबल डैश y2 प्लस p y1 डैश y2 प्लस q y1 y2, और इसी तरह y1 y2 डबल डैश प्लस p y1 y2 डैश प्लस q y1 y2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आएगी, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट y1 y डैश y2 डैश माइनस y1 y2 डबल डैश। तो हमारे पास जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 आ जाएगी और यहां गालिबन y2 y1 ओके p इंटू y1 डैश, यहां थोड़ी सी ये इसको हमने करना था y1 से, तो यहां y1 डैश होना चाहिए, रादर y1 डैश, यहां थोड़ी सी वो अगर इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, ये होगा एक्चुअली p ऑफ, देखिए ना पहली को हमने करना था y2 डैश से, तो ये y1 डैश y2 से, और दूसरी को हमने करना था y1 से, तो क्या लिखेंगे जी y2 डैश इंटू y1, यानी वो थोड़ा इंटरचेंज होंगे दोनों। ओके, पर ये इसकी बजाय ना ये आप नोट कीजिए। ओके, ये क्या था फिर हमारे पास, दिस वाज w जो रॉन्स्कियन की वैल्यू थी, ठीक है जी, एंड दिस इज आल्सो w। ओके, तो दिस इज d, ये जो वैल्यू है ये किसकी है, dw by dx, एंड दिस इज एक्चुअली w।
this one actually W. So we can write dW by dQ plus PW is equal to 0. अब आप देखें तो ये जो इक्वेशन है, व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमने फर्स्ट ऑर्डर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, ये वही है। अब आपको पता है इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। तो वो फैक्टर कैसे फाइंड करते होते हैं? फैक्टर आता है जी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। This is a linear first order differential equation in W whose solution is this. आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली कि आप इसका लीनियर फैक्टर फाइंड करें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इसका जी? इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस वुड बी इक्वल टू e raised to power इंटीग्रल p d of x। तो p हमारे पास यहाँ क्या है? आप इस इक्वेशन को देखिए ना, इसमें p की जगह p है हमारे पास। ओके, तो क्या हो गया जी? फिर इसको हम कहेंगे e पावर p d of x। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो असल में ये यूं लेफ्ट साइड बनेगी। मैं चलिए इधर कर देता हूं। ये होगा e पावर इंटीग्रल p d of x dw by d प्लस e power integral p d of x into w into p and this is equal to 0। तो इसको मैंने आपको बताया था जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की थी कि ये हम सीधे सीधे इसको यूं लिख सकते हैं d by dx ऑफ, मैंने बताया था एक तो w लिख दीजिए और साथ ये जो मल्टीप्लाई चीज हो रही है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इसका प्रोडक्ट बन जाया करेगा एंड दिस इज इक्वल 0। अब इसको मैं इंटीग्रेट अगर करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आई विल गेट इंटीग्रल p d of x w एंड दिस वुड बी इक्वल टू c। अब इसको इस तरफ ले आए तो हमारे पास ये सोल्यूशन बनता है जी। देखिए इफ c इज नॉन जीरो तो देन y2 is non-zero, and if c is 0 then y2 is equal to 0। इसका मतलब ये हुआ कि if c is not 0 then these solutions y1 and y2 are linearly independent, and if c is equal to 0 then these solutions of the homogeneous differential equations, which one solutions? y1 and y2 will be linearly dependent on I। तो हमने बाकायदा से रॉन्स्कियन की मदद से जो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस के बारे में कंडीशन फाइंड आउट की। नेक्स्ट है जी फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस क्या होता है? Any set y1 y2 comma yn of n linearly independent solutions of homogeneous nth order linear differential equation, जो हमने आज पहली लेक्चर में पहली इक्वेशन कंसीडर की, on an interval I is said to be a fundamental set of solution on the interval। अगर हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, n सॉल्यूशंस हैं, किसके? किसी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के, तो वो सेट ऑफ सॉल्यूशंस जो है उसे कहेंगे वो फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस है अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो गया फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस असल में क्या होता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस का सेट होता है किसी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। अगर हमारे पास एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, n ये y1 y2 एंड yn आर द फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस, कि ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट। जब मैं कह रहा हूं ना कि ये फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन है तो क्या मतलब है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट। मैं इस तरह भी कह सकता हूं कि अगर मेरे पास
एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं, तो फिर जो हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन लिखने का तरीका ये होगा, वो लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दीजिए कि C1 पहला सॉल्यूशन प्लस C2 सेकंड सॉल्यूशन प्लस Cn एन nth सॉल्यूशन वेयर Ci आर ऑल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो गोया हम जनरल सॉल्यूशन को कैसे लिख सकेंगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की मदद से। एग्जाम्पल 1 है जी, हमारे पास ये 3 सॉल्यूशन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के। एक है जी y1 e रेज़ पर 3x, y2 e रेज़ पर 2x एंड y3x इज इक्वल टू e रेज़ पर 3x। सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन के तीनों सॉल्यूशंस हैं। हम इसका रॉन्स्कियन कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब है जी कि इन तीनों फंक्शन का रॉन्स्कियन बनाएंगे तो क्या होगा जी, e रेज़ पर x, e रेज़ पर पहली रो फंक्शंस की फर्स्ट डेरिवेटिव एंड देन सेकंड डेरिवेटिव। ओके, अब हमने इसको जब एवेल्युएट करेंगे, ये आपने एवेल्युएट करना है और वेरीफाई करें कि वाकयातन ये जो है 2e रेज़ पर 6x आता है कि नहीं। अब ये देखें, ये टर्म x की कोई भी वैल्यू हो हमेशा नॉन जीरो है, जीरो कभी नहीं आ सकता। ओके, तो हम क्या कहते हैं जी फिर कि ये जो फंक्शंस हैं y1 एंड y2 एंड y3 फॉर एवरी वैल्यू, फॉर एवरी x, रियल वैल्यू ऑफ x, दे फॉर्म द फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस। क्यों फॉर्म कर रहे हैं? चूंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, इस वजह से ये फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस बना रहे हैं। हमने ये जो रॉन्स्कियन का मेथड यूज किया, इससे हमने यही वैल्यू, क्योंकि ये नॉन जीरो आया, लिहाजा ये सॉल्यूशंस लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, देयरफॉर दे फॉर्म द फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस। और इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? y इज इक्वल टू C1 e रेज़ पर x प्लस C2 e रेज़ पर 2x प्लस C3 e रेज़ पर, क्या हमने वो लीनियर कॉम्बिनेशन, उन फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लिया। तो ये इसका क्या कंस्ट्रक्ट हुआ? जनरल सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल है, कंसिडर द फंक्शन दिस वन, y इज इक्वल टू 4 sin हाइपरबोलिक 3x माइनस 5 e रेज़ पर 3x। फिर हम इसका y डैश कैलकुलेट किया हमने, y डबल डैश एंड देन y। ये बेसिकली इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। y डैश डबल डैश से देखें तो यहां से 9 कॉमन लिया, बाकी इन दोनों से ना 9 कॉमन आया, 4 sin हाइपरबोलिक 3x माइनस 5 e रेज़ पर, और ये क्या है? ये तो वापस वही है फंक्शन y। सो इसको लिख लिया y डबल डैश इज इक्वल टू 9x। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो कहेंगे कि हेंस y is equal to 4 sin hyperbolic 3x minus 5 e raised per minus 3x is a particular solution of the differential equation y double dash minus 9y is equal to 0. Okay, the general solution, ये पिछला क्या था? पर्टिकुलर सॉल्यूशन था। अब हम इसके जनरल सॉल्यूशन पे बात करें। इसका जनरल सॉल्यूशन ये है, याद रहे कि हम अभी सॉल्यूशन फाइंड करना नहीं सीख रहे, हम अभी ये जनरल सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन की मुख्तलिफ जो इसमें ऑप्शंस हैं या मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी या मुख्तलिफ जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, मुख्तलिफ जो बेसिक टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व है, उसको बेसिकली हम डिस्कस करें। ओके, हम कहते हैं जी दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इफ वी टेक C1 is equal to 2 and C2 is equal to minus 7, then this solution would be, this general solution will take this form. Okay, इसको हम कर सकते हैं फिर y is equal to minus 2 minus 5 e raised पर, इस तरह लिख सकते हैं। अब इस इनमें से आप 2 से मल्टीप्लाई, पहले 2 इससे कॉमन ले लीजिए, यूं 2 कॉमन ले लिया, e raised पर 3x माइनस e raised पर माइनस 3x। अब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं अपनी तरफ से।
ओके तो ये बन जाएगा 4 e रेज़ पर माइनस 3x माइनस e रेज़ पर माइनस 3x 2 माइनस 5 e। अब ये देखें ये वही चीज है। हेंस द पर्टिकुलर सोल्यूशन हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सोल्यूशन। ओके जी, अब हम देखते हैं कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, इसका सोल्यूशन क्या होता है। ए फंक्शन yp that satisfies the non-homogeneous differential equation this and is free from parameter is called the particular solution of the differential equation। ये बात हम पहले भी differential equation के ज़मन में कर चुके हैं कि ऐसा solution जिसमें arbitrary constant appear हो उसे हम क्या कहते हैं, जनरल सोल्यूशन कहते हैं। और ऐसा सोल्यूशन जिसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट अपीयर ना हो रहा हो तो उस सोल्यूशन को हम पर्टिकुलर सोल्यूशन कहते हैं। ओके सपोज हमारे पास ये एक सोल्यूशन है yp इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया और इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया। हम असल में ये इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं। जब इस इक्वेशन में बेसिकली इक्वेशन ये थी एक्स वाई डबल एक्स स्क्वायर रादर प्लस 2xy डैश माइनस 8y एंड दिस इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 6x। ओके इसका मतलब ये हुआ कि हेंस ये जब हमने y वो जो पर्टिकुलर सोल्यूशन हमने लिया था yp इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया, लिहाजा ये हम कहेंगे दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। विच वन? दिस वन। ओके अब कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है? हम देख चुके कि जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका जनरल सॉल्यूशन अगर y1 y2 yn किसी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस हों तो उसका जनरल सॉल्यूशन यूं लिख सकते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है, ऑफ द होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस टाइप। ओके इसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं कि दिस इज द कंप्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द नॉन होमोजीनियस। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो किसी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाए अगर आपको, तो उसमें जो होमोजीनियस पार्ट होगा उसको सॉल्व कीजिए। जब सॉल्व कर लेंगे तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट्री फंक्शन है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है? हमने पहले होमोजीनियस का जनरल सॉल्यूशन सीख लिया, अब हम बात कर रहे हैं नॉन होमोजीनियस का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सपोज दैट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दिस इज yp। हमने अभी थोड़ी देर पहले yp या पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन होमोजीनियस इक्वेशन देखा क्या होता है। यकीनन वो सॉल्यूशन वही होता है जो उस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। ओके तो हम कहते हैं जी द कंप्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ ए नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस इक्वेशन वो ये होता है। तो अब इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्चुअल नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो होता है इन दोनों का सम। किनका? कंप्लीमेंट्री फंक्शन का और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का। तो ये कहते हैं जी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ऑन इंटरवल i इज गिवन बाय दिस y इज इक्वल टू yc प्लस yp, या इसे यूं भी लिख सकते हैं या इसे यूं भी लिख सकते हैं। तो मैं सम अप करने लगा हूं सारी बात को। जब हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है,
उसके दो हिस्से होते हैं कि हम पहले होमोजीनियस पार्ट को सॉल्व करते हैं, वो हमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्रोवाइड कर देता है, फिर हम उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं। उन दोनों को सम अप करें तो हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन आ जाता है, और वो होता है y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। यहां एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं इसी हवाले से। हमारे पास वाई पी है जी -11/12 -1/2x is a particular solution of this differential equation. Then the complementary function of the associated homogeneous equation is this. Homogeneous equation ये है इसकी associated homogeneous equation, and y is equal to c1 e raised per x plus c2 e raised per, हम कह रहे हैं जी कि ये इसका क्या है, कंप्लीमेंट्री फंक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये इसका, इसे हमें लिखना चाहिए yc। तो ये इसका क्या है, कंप्लीमेंट्री फंक्शन yc। सो हम कहेंगे कि इसका जनरल सॉल्यूशन ये है yc प्लस yp। सो दिस इज द yc एंड दिस इज yp पार्ट। तो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन लिखने का तरीका आपने सीखा। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर द नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। पहले हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसके लिए पढ़ा, होमोजीनियस इक्वेशन के लिए। अब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए। तो उसका तरीका यह है जी कि अगर हम कहें कि yp1, yp2 and ypk be the k particular solutions of a linear nth order differential equation on an interval I corresponding to k, distinct functions g1, g2, gk, that is ypi denotes a particular solution of the corresponding differential equation। कि हम अगर हमारे पास क्या है, राइट साइड पे डिफरेंशियल इक्वेशन में g(i)x यानी कई तरह के फंक्शंस हैं, कुछ फंक्शन है, ये हम बाद में देखेंगे भी कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं gi जो है ये इस तरह का g1x प्लस कामा g2x, यानी इस तरह के फंक्शन है राइट साइड पे ना, ये सम है इनका। ओके, is a particular solution of this differential equation। यहां पे ना ये सम होना चाहिए, तो इसका जनरल सॉल्यूशन हम यूं लिखेंगे y is equal to yc प्लस yc हम जानते हैं कंप्लीमेंट्री फंक्शन है विच इज एक्चुअली सोल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस पार्ट, और इसको यूं लिख देंगे yp1 प्लस yp2 प्लस ypk। तो ये हमारे पास जर्नल सॉल्यूशन लिखने का तरीका। गोया कहने का मकसद ये है कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस होंगे, जितने फंक्शन राइट साइड पे इन्वॉल्व हैं, फॉर एग्जांपल ये इस तरह की सपोज सूरत हाल हो सकती है ex प्लस 2x स्क्वायर प्लस इस तरह का कोई फंक्शन है या और जो भी फंक्शन है। तो हमारे पास हम उन सब फंक्शंस को कि ये हर फंक्शन के कारस्पॉन्डिंग, हर g1, g2, g3, gk के कारस्पॉन्डिंग जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा हम उन सब को सम अप कर देंगे। तो दिस विल कंस्ट्रक्ट द जनरल सॉल्यूशन फॉर द होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ये एग्जांपल है। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखें जैसे मैंने अभी आपके सामने बताया कि राइट साइड पे इस तरह का कोई फंक्शन हो सकते हैं। सपोज yp1 इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, yp2 इज अनदर पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड y3 इज द एन अदर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इसकी जो इक्वेशन है उसमें ये हम जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देयरफॉर yp1 x इज इक्वल टू -4। इसका मतलब है इज ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन है।
ओके, तो इसका मतलब ये सिमिलरली इट कैन बी वेरीफाइड दैट yp2 इज द एंड yp3 आर द पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ दीज इक्वेशंस। तो इसका मतलब है इसका हम yp कैसे लिखेंगे, yp1 x प्लस yp2 x प्लस yp3 x इज इक्वल टू, वो क्या थे जी फंक्शंस, हमारे पास वो एक सॉल्यूशन था, आप ये नोट कीजिए, दिस इज द yp1, दिस इज yp2, इनका सम में देख लें ये वाला, तो इसका मतलब इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, यानी उनको भी जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की मदद से जब हम क्या करेंगे, एड अप करेंगे, तो वो भी सॉल्यूशन होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहां कुछ एक्सरसाइजेस दी गई हैं, तो यहां हम ये करते हैं कि इन चंद एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको इन क्वेश्चंस को करने में आसानी हो और आपको समझ आए कि किस तरह से हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पहले चार कुछ प्रॉब्लम दिए गए हैं कि वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शंस फॉर्म ए फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन द इंडिकेटेड इंटरवल फॉर्म द जनरल सॉल्यूशन। तो पहला जो प्रॉब्लम है इजी है, चलिए इजी से शुरू करते हैं फिर मुश्किल वाला भी करते हैं। तो हमारे पास इसमें देखें y डबल डैश माइनस वाई डैश माइनस 12y इज इक्वल टू 0 e रेज़ पर माइनस 3x एंड e रेज़ पर 4x, ये इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, हम देखते हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है जी y डबल डैश माइनस वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू, ये देखना पड़ेगा, माइनस 12y है इज इक्वल टू 0। एक है हमारे पास सोल्यूशन e रेज़ माइनस 3x एंड e रेज़ पावर 4x, e रेज़ पावर माइनस 3x एंड e रेज़ पावर 4x, इंटरवल है जी हमारा। तो हमने ये वेरीफाई करना है कि ये जो दोनों सोल्यूशन है ये इसके लिए फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस बनाते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। चूंकि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है इसलिए फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस का कांसेप्ट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए होता है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सॉल्यूशन जो गिवन है y1 इज लेट हम एज्यूम कर रहे हैं लेट y1 इज इक्वल टू माइनस 3x एंड y2 इज इक्वल टू 4x। अब पहली बात तो ये कि फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस होने के लिए क्या शर्त है, उसके लिए हमें बेसिकली करना ये होगा कि हम दोनों जो सॉल्यूशंस है y1 y2 शो करेंगे कि ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। और लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे होंगे, हम इसका रॉन्स्कियन कैलकुलेट करेंगे। अगर रॉन्स्कियन नॉन जीरो आए तो हम कहेंगे ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, और अगर ये जीरो आ गया तो फिर हम कहेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं। ओके, देखते हैं रॉन्स्कियन क्या है इसका, रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2। तो हम क्या देखते हैं जी, रॉन्स्कियन क्या होता है, पहले फंक्शन लिखते हैं, पहली रो जो है इस डिटर्मिनेंट का वो फंक्शन की वैल्यूज होती हैं, और दूसरी रो में इनके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होते हैं। दिस इज माइनस 3 एंड दिस वुड बी 4 e रेज़ टू पावर 4x। तो डेरिवेटिव लिख दिए। अब इसका डिटर्मिनेंट एवेल्युएट करते हैं। क्या होगा जी डिटर्मिनेंट, मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों को। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 e पावर 4x इंटू e पावर माइनस 3x माइनस e पावर 4x इंटू माइनस 3 e पावर माइनस 3x। ओके, यहां से आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ना जब, तो ये आएगा 4 e पावर x। क्लियर है जी, माइनस इसको करेंगे रादर इट शुड बी 3, माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा e पावर x। सो दिस इज 7 e पावर x and this is not equal to 0. Therefore, y1 and y2 are linearly
independent. And hence they form a fundamental set of solution for the given differential equation. ओके अब पहला मरला हमने तय कर लिया कि हमने ये शो कर लिया कि ये दोनों जो गिवन सॉल्यूशंस हैं ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, लिहाजा ये फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस बनाते हैं फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहेंगे, तो इसका जनरल सॉल्यूशन लिखने का बहुत आसान तरीका आपको पता है, कैसे लिखते हैं जी, y इज इक्वल टू C1, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कीजिए, पहला सॉल्यूशन लिख लीजिए, प्लस y C2 e raised to 4x. So this is the general solution of the given differential equation. ओके जी, अब हम एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। ये क्या है प्रॉब्लम जी, y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0 e रेज टू पावर। अब ये दोनों अगले सोल्यूशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं। y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ओके, फिर है e रेज पर x cos 2x और फिर e पावर x sin 2x। सॉल्यूशन ये हैं जी केवल e पावर x cos 2x and e power x sin 2x। तो इंटरवल क्या है जी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। वेल, तो हियर हमारे पास दो जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या हैं जी, y1 इज इक्वल टू e पावर x cos 2x, y2 इज इक्वल टू e पावर x sin 2x। कि हमें फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस शो करने के लिए फिर क्या करना होगा जी, इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना होगा। तो देखते हैं जी लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे शो होंगे। रॉन्स्कियन कैलकुलेट करते हैं फॉर y1 y2। रॉन्स्कियन क्या होगा, पहले उसी तरह से फंक्शन आ गया हमारे पास, पहली रो जो है फंक्शंस लिख दिए हमने और दूसरी रो जो है वो क्या लिखनी है जी, डेरिवेटिव्स। तो अब इसका डेरिवेटिव थोड़ा सा वो होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, तो मैं डायरेक्ट लिख लूं जी e पावर x इंटू कॉस का डेरिवेटिव, पहले तो कॉस सेम हो जाएगा, माइनस 2 साइन 2x। फिर हमारे पास आएगा जी इसका e पावर x और यहां क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा जी साइन 2x सेम आ जाएगा और प्लस 2 cos 2x हो जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया जी। अब इसका डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट कीजिए, तो डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट करेंगे e पावर x cos ऑफ 2x इंटू e पावर x sin 2x प्लस 2 cos 2x माइनस e पावर x sin 2x e पावर x और यहां क्या होगा cos 2x माइनस 2 sin x 2x। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कहीं को वैल्यू 0 तो नहीं आएगी ऑन द इंटरवल। इसका मतलब ये हुआ कि e पावर ये दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगे 2x, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यहां भी एक्चुअली देखें ये मैं अब इकट्ठा ही कर दूंगा, ये भी e पावर 2x, इससे भी इन दोनों से मैंने e पावर 2x समझ लीजिए कि कॉमन ले लिया, यहां ये cos इस साइन से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा cos 2x sin 2x प्लस 2 cos स्क्वायर 2x। ठीक हो गया। अब यहां इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन 2x cos 2x
ओके, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा 2 sin स्क्वायर 2x। ये और ये कैंसल, यहां क्या बचा हमारे पास e पावर 2x। अब इन दोनों में से भी 2 कॉमन आ गया, ओके 2 बाहर आ गया, बाकी क्या बचा जी cos स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x। तो अल्टीमेटली वी गेट 2e raised by 2x which is not equal to 0 for any value of x। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो गिवन फंक्शंस हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। सो द गिवन फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। जनरल सॉल्यूशन अब आप इजीली लिख सकते हैं और बाकी दो प्रॉब्लम्स आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो अगली एक्सरसाइज है इसमें क्या है जी, वेरीफाई दैट the given two parameter family of function is the general solution of the non-homogeneous differential equation on the indicated interval। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये है जी, तो हमने ये शो करना है कि ये वाला जो फंक्शन है ये इसका सॉल्यूशन है। तो क्या करेंगे, इसको बस इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारे पास डिफरेंशियल जो जनरल सॉल्यूशन है वो है जी c1 e पावर 2x c2 x e पावर 2x। चलिए यहां हम लिखते हैं पहले डिफरेंशियल इक्वेशन अगले पेज पे। यह है जी y डबल डैश प्लस 4y डैश माइनस 4y दिस इज इक्वल टू 2 e पावर 2x प्लस 4x माइनस 12 2 e पावर 2x प्लस 4x माइनस 12, ओके। और जो सॉल्यूशन हमने शो करना है वो क्या है जी, ये हमने शो करना है, इसका सॉल्यूशन है ये जनाब है c1 e पावर 2x प्लस c2 x e पावर 2x then x square e पावर प्लस x square e पावर 2x और लास्ट टर्म है जी x प्लस x माइनस 2, ओके प्लस x माइनस 2। ओके जी, इसमें कौन सा डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, y डबल डैश एंड y डैश। तो इसका मतलब है पहले में इसका y डबल डैश और y डैश फाइंड करना पड़ेगा। तो y डैश हमारे पास क्या आएगा जी, इसका डेरिवेटिव लीजिए 2 c1 e पावर 2x प्लस 2 c2 x, ये हमने सेम प्रोडक्ट रूल लगेगा, या ये x हमने सेम रखा, e पावर 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 c2 आ गया x e पावर 2x, ओके। फिर हम करते हैं जी कि c2 अब इंटू अब x का डेरिवेटिव 1 और e पावर 2x सेम हो गया, यहां फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो हम एक्स स्क्वायर को सेम रखते हैं 2 e पावर 2x प्लस 2x e पावर 2x प्लस 1 और माइनस 0। अब y डबल डैश कर लीजिए फाइन, तो क्या आएगा जी y डबल डैश, ये आ जाएगा 4c1 e पावर 2x, यहां हमारे पास आ जाएगा जी प्लस 2 की बजाय 4 आ गया, c2x, x को सेम रखा, e पावर 2x का डेरिवेटिव ले लिया, ठीक हो गया जी। और फिर हम क्या कर रहे हैं, प्लस अब हम x का डेरिवेटिव रखेंगे e रेज़ पावर 2x, तो ये बन जाएगा 2c2, x का डेरिवेटिव 1 e पावर 2x, और यहां क्या होगा जी c2 और 2 इसकी वजह से आ गया e पावर 2x, यहां फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये बनेगा प्लस 4x स्क्वायर ई पावर, हमने x स्क्वायर को सेम रखा, e पावर 2x का डेरिवेटिव ले लिया, ओके। फिर हम क्या करते हैं जी, अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, दिस वुड बी 4x e पावर 2x,
अब यहां e पावर 2x, x मिस हुआ, ये क्या होगा जी, प्लस फिर 4x e पावर 2x प्लस, यानी इसमें भी हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, और इसमें क्या होगा, वैसे ये और ये टर्म में पहले जमा हो, ओके नहीं इसमें नहीं ऐड हो सकती क्योंकि यहाँ C2 है। ओके जी, अब हम क्या करें, 4 यहां e पावर 2x का डेरिवेटिव ले लिया, अब x का डेरिवेटिव ले लीजिए, तो क्या होगा जी, ये होगा 2 into 1 e पावर 2x और 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये हमारा आ गया जी डेरिवेटिव। इसमें कुछ टर्में ऐड हो सकती हैं, मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूं ताकि हमें जब नेक्स्ट लिख रहे हो तो आसानी हो। C1 वाली कोई टर्म और है जी, नहीं, तो लिहाजा ये C1 e पावर 2x 4 into C1 e पावर, यहां देखें एक जैसी कोई टर्म में मौजूद है, हाँ ये दोनों ऐड हो सकती हैं। तो पहले हम ये लिखते हैं 4C2 x e पावर 2x, यहां लिख रहे हैं जी प्लस 4C2 e पावर 2x, और यहां हम लिख रहे हैं प्लस 4x स्क्वायर e पावर 2x, फिर प्लस 4x e पावर 2x। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में लेफ्ट साइड क्या है हमारे पास, y डबल डैश प्लस 4y डैश माइनस 4y, एंड दिस इज इक्वल टू y डबल डैश की वैल्यू लिख दीजिए जी 4c1 e पावर 2x प्लस 4c2 x e पावर 2x प्लस 4c2 e पावर 2x प्लस 4x स्क्वायर e पावर 2x प्लस 4x e पावर 2x। ओके, अब y डैश में क्या आ रहा है जी, प्लस 4 इंटू 2, y डैश की वैल्यू ये है हमारे पास 4, तो वो जो इक्वेशन के अंदर है ये है हमारे पास y डैश की वैल्यू, इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं आपके लिए। तो क्या होगा जी, ये आ जाएगा हमारे पास 2c1 e पावर 2x प्लस 2c2 e पावर 2x, x भी होगा साथ, प्लस बहुत गौर से करना है, ये मिस्टेक हो जाती है, समझ नहीं आती, प्लस 2x स्क्वायर e पावर 2x प्लस 2x e पावर 2x प्लस 1। इसी तरह इसको, इसमें अब आपने उसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी है, 4 इंटू y क्या था हमारे पास, c1 e पावर 2x प्लस c2 e पावर x e पावर 2x प्लस x स्क्वायर e पावर 2x प्लस x माइनस 2। तो जब आप इसको कैंसल आउट करेंगे चीजों को, तो हमारे पास राइट साइड में ये आना चाहिए, ये आपने खुद वेरीफाई करना है, क्योंकि अभी लेक्चर का टाइम तकरीबन खत्म होने वाला है। तो ये आपकी राइट साइड होनी चाहिए, तो उम्मीद है कि ये राइट साइड आ जाएगी, आप इसको वेरीफाई कीजिएगा। तो इसके साथ ही आज के जो टॉपिक थे हम देखते हैं कि इस लेक्चर में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए। आज के लेक्चर की समरी, तो हमने देखा कि सॉल्यूशन ऑफ द हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन क्या था, उसमें जो है एक ट्रिवियल सॉल्यूशन है y इक्वल टू 0, फिर हमने इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा वो क्या होता है, फिर इन जो लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके जो सॉल्यूशन है उनकी लीनियरली इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस चेक की। तो जो इंडिपेंडेंट सेट ऑफ सॉल्यूशंस होता है किसी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसे फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, और फिर हमने उस फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन लिखना भी सीखा। फिर हमने सॉल्यूशन ऑफ द नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, और हमने देखा कि नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक्चुअली yc प्लस yp होता है। yc क्या है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, और yp जो है उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, इसे पर्टिकुलर इंटीग्रल भी बोलते हैं। और फिर हमने उसमें पर्टिकुलर फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल की मदद से सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन लिखना सीखा। चंद प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व की कि अगर हमारे पास
कोई सेट ऑफ सॉल्यूशंस है फॉर ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसको कैसे हम बनाते हैं या कैसे चेक करते हैं कि वो फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस है कि नहीं, और इसी तरह फिर हमने किसी जनरल सॉल्यूशन को कैसे सेटिस्फाई करते हैं कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का वो जनरल सॉल्यूशन है कि नहीं। ये 2-3 प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व की। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया हुआ होगा। आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।